आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को आसान तरीके में समझते हैं, कुछ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न का संदेह दूर करते हैं और एफएक्यूज को ठीक से समझते हैं। इसमें क्या क्या डिटेल बात लिखी गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और कैसे इसको कैलकुलेशन करते हैं, क्या क्या इसमें बेनिफिट है, क्या क्या प्रॉब्लम इसमें है, सब कुछ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देखते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। आप लोग जानते होंगे, जो सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नया करके बहुत यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम पे, यूपीएस के नाम में एक पेंशन स्कीम जारी किया गया है और ये कब से लागू होने वाला है? 1 अप्रैल 2025 को लागू होने वाला है। ये एक प्रकार का एक फंड सिस्टम है और एश्योर्ड पे आउट, अर्थात आपका जो बेसिक होगा लास्ट 10 मंथ के बेसिक का एवरेज निकालेंगे और उससे आपको यूपीएस का पेंशन मिलेगा। अगर आपका सर्विस पीरियड कितना होता है? 25 ईयर्स होता है। अगर 25 ईयर्स से बिलो हो रहा है, अर्थात आपका सर्विस पीरियड 10 ईयर्स हो रहा है, तो 10 ईयर्स होने से आपका जो पेंशन होगा वो मिनिमम पेंशन के हिसाब से गणती होगा, अर्थात 10,000 का पेंशन आपको मिलेगा। अगर आपका सर्विस पीरियड 10 ईयर्स से लेके 25 ईयर के अंदर रहता है, तो आपको कितना पेंशन मिलेगा ना, ये कैलकुलेशन करा जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करा जाएगा ना, प्रोपोर्शनेट पेंशन, अर्थात इसको कैलकुलेशन कौन करेगा? पीएफआरडीए करेगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो उसको कैलकुलेशन करके आपका पेंशन स्थिर करेगा। तो इसमें देखते हैं विभिन्न प्रकार का प्रश्न है, उत्तर है, इसको समझते हैं। तो और एक बात आपको याद रखना पड़ेगा, अगर आप एनपीएस से यूपीएस को चले जाते हैं एक ऑप्शन फॉर्म के द्वारा, तो यूपीएस से अगेन एनपीएस नहीं आ सकते, अर्थात यूपीएस में ही रहना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपका कौन कौन एलिजिबल होगा ना, हर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हर कोई यूपीएस के लिए एम्प्लॉय एलिजिबल होगा अगर उसका सर्विस पीरियड मिनिमम 10 ईयर्स होता है, तब जाके एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर क्लियर कट लिख दिए गए हैं, अगर आपका 25 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस हो गया है तो आपको 50% ऑफ 12 मंथली एवरेज बेसिक पे में आपको पेंशन दिया जाएगा, और अगर कम होता है तो आपको प्रोफेशनल पेंशन मिलेगा। तो प्रोफेशनल पेंशन कैलकुलेशन कौन करेगा ना, पीएफआरडीए करेगा। तो इसमें और एक प्रॉब्लम रहता है, उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं और क्या लिखा गया है ना। इसमें और एक बात लिखा गया है, आपका रेगुलर टाइमली एंड रेगुलर क्रेडिट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके साथ साथ किसी भी प्रकार का विड्रॉल नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ और एक बात लिखा गया है, आपका जो फंड इन्वेस्टमेंट में लगता है वो डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट में क्राइटेरिया, अर्थात गवर्नमेंट जिसमें लगा रहा है उसी में लगा रहना चाहिए। अगर आप उसको चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो डिफॉल्ट इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया रहेगा, उसके साथ टाइमली कंट्रीब्यूशन रहेगा, उसके साथ किसी प्रकार की विड्रॉल आप लोग नहीं किए होंगे, तब जाकर आपको एश्योर्ड पे आउट मिलेगा, अर्थात 50% बेसिक पे का पेंशन मिलेगा 25 साल के नौकरी में। ठीक है। तो इसके साथ साथ और क्या होता है देखेंगे ना, फैमिली पेंशन का बात क्या है इसमें। अगर आप यूपीएस में एक्सपायर कर जाते हैं, अर्थात यूपीएस पाते वक्त आप जो एम्प्लॉय हैं एक्सपायर कर लेते हैं, तो आपका जो स्पाउस होगा, स्पाउस होंगे, तो उनको जितना पेंशन होगा, अर्थात 10,000 पेंशन हुआ तो 10,000 का 60% आपका स्पाउस को पेंशन मिलेगा। फैमिली पेंशन टाइप के आपको 10,000 का 60%, अर्थात 6,000 रुपये आपको कितना मिलेगा? पेंशन आकार में मिलेगा। उसके साथ आपको डीए और डीआर भी मिलेगा। डीए डीआर क्या है? डियरनेस अलाउंस के जैसे डियरनेस रिलीफ भी सेम रहता है, आपको वो सब भी मिलेगा। ठीक है। तो कैसे कौन कौन से एम्प्लॉय आपको यूपीएस के लिए गारंटेड मिलेंगे? यूपीएस के लिए कौन कौन से एलिजिबल होंगे ना, मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस रहेगा, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर किसी पेनाल्टी नहीं होगा, उसके साथ साथ आपका जो वॉलेंटरी रिटायरमेंट अगर ले रहे हैं तो मिनिमम 25 ईयर्स के सर्विस होना चाहिए। ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो यूपीएस है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है। एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस शैल नॉट बी अवेलेबल टू, किसको नहीं मिलेगा? अगर 10 साल का जॉब क्वालिफाइंग सर्विस नहीं हुआ है, उसके साथ साथ आपका डिसमिसल हो गया है और या रिमूवल कर दिए गए हैं और रेजिग्नेशन कर दिए गए हैं, तब भी आपको यूपीएस की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ आपका इन्फ्लेमेशन का क्या है इसमें,
अर्थात आपका जो डीए मिलता है इसमें मिलेगा ना? नहीं, जरूर डीए मिलेगा। अर्थात आपका बेसिक पे जितना होगा उसमें आपको डीए मिलाकर आपका पेंशन दिया जाएगा। उसके साथ साथ लिखा गया है अगर आपका डीए बढ़ेगा या नहीं। हाँ, डीए जैसे बढ़ता है वैसे ही पेंशन में आपका डीए हर 6 महीने में एक बार बढ़ता रहेगा। उसके साथ साथ इसमें दिया गया है लॉम्पसम अमाउंट कैलकुलेशन 1/10 इंटू टोटल सैलरी आपका बेसिक पे विथ डीएनएस अलाउंस जितना रहेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट टाइम में आपका जितना यहाँ पर पेंशन टोटल बनेगा सैलरी 1/10 इंटू एल। एल का मतलब होता है आपका जितना ये बनता है कितना ईयर का सर्विस आप लोग करते हैं इंटू 2। अर्थात 30 साल का नौकरी आप लोगों ने किया है, 30 इंटू 2 हो जाएगा क्या? एल। उसका मतलब कितना 6 महीना आया हुआ है। जिससे लमसम अमाउंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसको आईसी बोलते हैं, उसमें कौन सा अमाउंट जाएगा ना? 10% गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, 10% गवर्नमेंट का, तो दोनों मिलाकर इंडिविजुअल कॉर्पस में जाएगा। बेंचमार्क कॉर्पस क्या है ना? बेंचमार्क कॉर्पस में ये जो टोटल आएगा वो लास्ट कुछ टोटल कॉर्पस जितना इकट्ठा होएगा उसको बोलेंगे क्या? बेंचमार्क कॉर्पस। ठीक है। जो बेंचमार्क कॉर्पस अगर आपका लिखा गया है 50 लाख होना चाहिए, लेकिन आपका हो रहा है कितना लाख? 45 लाख। तो ये जो -5 लाख हो गया उसको आप लोगों को अलग से पे करना पड़ेगा एसेट पे आउट के लिए। अगर कम हो रहा है तो नहीं तो प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद 45 लाख से अगर आपका 50 लाख से प्लस हो रहा है अर्थात 55 लाख आपका बेंचमार्क कॉर्पस बन जा रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा 5 लाख है वो आपको ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है। ये जो 8.5 एक्स्ट्रा परसेंटेज दे रहा है गवर्नमेंट, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कैसे यूज करेगा उसको। ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो बेंचमार्क कॉर्पस है वो कौन कैलकुलेशन करेगा ना? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, वही इसको कैलकुलेशन करके दिखाएगा। उसके साथ साथ और कुछ बातें हैं देख लेते हैं। तो मिनिमम आपका 25 क्वालिफाइंग ईयर्स होना चाहिए जो एसेट पे आउट अर्थात 50% बेसिक पेंशन पाने के लिए। उसके साथ साथ अगर आप लोगों ने एनपीएस चूज कर दिया है, एनपीएस से यूपीएस जा सकते हैं, लेकिन यूपीएस से अगेन एनपीएस नहीं आ सकते। ठीक है। तो ये सब जो है आप लोग समझते होंगे, समझ के सोच समझ के आप लोगों को क्या करना पड़ेगा ना? एनपीएस से यूपीएस में जाना पड़ेगा। अगर यूपीएस में आप लोग चले गए तो अगेन एनपीएस में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप लोगों को बहुत टाइम है, सोचिए समझिए और यूपीएस में जाइए। और जो लोग रिटायर्ड भी हो गए हैं एनपीएस में 2004-5 के बाद से, तो उन्होंने अगर एनपीएस में रिटायर्ड हुए हैं तो उन लोगों को भी मौका है, उन लोगों भी यूपीएस में जा सकते हैं ऑप्शन फॉर्म देकर। धन्यवाद।